गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 14 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। जल्दी से आज के 10 टॉपिक्स लिख लेते हैं जिसके ऊपर हम 10 डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्यूजी को लेकर एक क्वेश्चन होने वाला है, कजाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे, देन स्पुतनिक 5 के बारे में जानेंगे, वर्ड इम्पीचमेंट इसका कितनी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस इसके बारे में जानेंगे, डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये भी देखेंगे, वेरियस एक्सरसाइजेस को लेकर हमारा एक क्वेश्चन रहने वाला है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिस्कस करते हुए आहार क्रांति के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। 10 में से कितने एमसीक्यूज आप टारगेट करके चलेंगे कि वो आप करेक्ट करने वाले हैं। देखिए 6 या 6 से ज़्यादा एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो आप ऊपर के 2 ब्रैकेट्स में आ जाते हैं जो कि आपका सेफ जोन कहलाता है, राइट। और नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आप आते हैं तो वो डेंजर जोन होता है, तो वहां पे आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी सेकंड और थर्ड टाइम जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स को फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट लगती हैं और बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें आपके नोट्स में चली जाती हैं। मोर ओवर फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस माइंड सेट के साथ करिए कि आप एक्चुअल में प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर बैठे हैं और वहां पर ये 10 एमसीक्यूज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप मेंस लिखने जा रहे हैं या नहीं लिखने जा रहे हैं। तो पूरे फोकस के साथ 10 एमसीक्यूज को करें और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुनिएगा। प्री-50 कोड को यूज कर सकते हैं फॉर एनरोलमेंट इन द वेरियस सीरीज। यहाँ पे जो आपकी 50 डेज जो लोग 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इस टाइम 2 ही सीरीज इंपॉर्टेंट है, वो है 50 डेज की रिवीजन सीरीज और आपकी दूसरी है मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं शुरू किए तो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जरूर एनरोल कर लीजिएगा exam.netmock.com पे जाके। और अगर आप फास्ट ट्रैक वे में 50 डेज के अंदर पूरी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस रिवीजन सीरीज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपकी करंट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन की 50 दिनों के अंदर रैपिड फायर तरीके से एमसीक्यूज एज वेल एज वीडियोस के थ्रू रिवीजन हो जाती है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिफ्यूजीज को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछें कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं और दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है रिफ्यूजी पर्टेन्स टू एनी पर्सन हु इज आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न। तो यहाँ पे जो रिफ्यूजी है वो एक ऐसा शरणार्थी, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर है और वापस या तो जाने में असक्षम है या फिर वो जाना चाहता ही नहीं है, हो सकता है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज एंड सब्सिक्वेंट 1967 प्रोटोकॉल। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो सेंटर की कंटेंशन है रोहिंग्या पीपल को लेकर, क्योंकि सेंटर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमेशा से स्टांस रहा है कि जो रोहिंग्या है जो इंडिया में एंटर कर चुके और बांग्लादेश वाली साइड से इन्होंने एंटर किया और एंटर करते करते JNK जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए, उनको यहाँ पे डिटेंशन कैंप, जम्मू के अंदर डिटेंशन कैंप है वहां पर रखा गया और उनको इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो माना जा रहा है और कोशिश करी जा रही है कि रोहिंग्यास को वापस भेजा जाए, राइट। तो यहाँ पर जो बात करी गई थी ये कहा गया कि ठीक है आप फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है उसके प्रोसीजर को यूज करते हुए इनको वापस से डिपोर्ट करेंगे। ये तो पूरी न्यूज थी। अब क्योंकि रिफ्यूजी को लेकर बात हो रही है तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को समझना और क्या प्रोटोकॉल और जो वेरियस यहाँ पे ट्रीटीज हैं वो हमने कन्वेंशन साइन करी या नहीं करी वो जानना काफी जरूरी है। अगर बात करें अंडर द 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी एंड सब्सिक्वेंट 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं तो बिल्कुल ठीक है। शरणार्थी या रिफ्यूजी के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर है और वापस जाने में या तो असक्षम है या फिर वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? देखिए वापस ना जाने के रीजन ये भी हैं कि उनको फियर ऑफ परसिक्यूशन है कि वापस जाएंगे अपने देश में तो सिचुएशन ऐसी कि उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की मेंबरशिप, पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से इन सब चीजों के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा सकता है और उनको जालमान की जो हानि है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है एज पर द कन्वेंशन ये डेफिनेशन बिल्कुल सही दी है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। India is not a signatory to the 1951 UN Convention on the Status of Refugee और उसके बाद जो 1967 का प्रोटोकॉल आया था दोनों का ही यहाँ पे सिग्नेटरी इंडिया नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? A will be the correct answer। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं किस चीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि कजाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर है। पूछा गया कि कजाकिस्तान का बॉर्डर किस किस को टच करता है? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। सोचिए क्या आंसर होगा। रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं
उन्होंने बायलैटरल टॉक्स करी कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक्स करी, किस तरीके से जो नॉलेज शेयरिंग है वो करी जा सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सकता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा सकती है, क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी जा सकती है डिफेंस सेक्टर के अंदर, इन सब मुद्दों के ऊपर बातें हुई। ठीक है, अगर बात करें, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक एक्सरसाइज है, वैसे तो और भी काफी सारी है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कजाकिस्तान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ चाहे बायलैटरल तौर पे करता हो या मल्टीलेटरल तौर पे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कजाकिस्तान ही उस एक्सरसाइज में शामिल हो, अगर मल्टीपल कंट्रीज भी हैं और इंडिया कजाकिस्तान भी है, वो नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक एक्सरसाइज का नाम काफी ईजी है, क्योंकि कजाकिस्तान के पहले 3 लेटर उठा लीजिए यहां से काज, और इंडिया के पहले 3 लेटर उठा लीजिए इंड। ठीक है, कैज इंड एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एनुअल बेसिस पे करी जाती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, इसको एक बार मैप पे देख लेना मुनासिब रहेगा, ये देखने के लिए कि कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो इससे टच होता है। तो कजाकिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, ऊपर है रशिया से बॉर्डर टच हो रहा है, देखेंगे अगर आप नीचे तो यहाँ पे चाइना से बॉर्डर टच हो रहा है, किर्गिस्तान से बॉर्डर टच हो रहा है, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच हो रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान भी दिखेगा, देन अराल सी है, यहाँ पर कैस्पियन सी है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, वहां पर रशिया भी था, चाइना भी था, किर्गिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान भी था, तो चारों कंट्री से बॉर्डर टच हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर अब 2 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, देख लेते हैं। ईसीआई को लेकर यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 यहां पे इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब शुरुआती दौर में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 के अमेंडमेंट के बाद मल्टी मेंबर बॉडी ये बन गई। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उतने इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जितने कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ये जो पोजीशन होती है यूजुअली सिविल सर्वेंट्स को ही दी जाती है, सो बी रेडी फॉर दिस। आगे जाके आपको भी ये पोजीशन होल्ड करनी पड़ सकती है जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है सुशील चंद्रा, उनको सीईसी के तौर पे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। उन्होंने सुनील अरोड़ा, जो कि पहले के सीईसी थे, उनको रिप्लेस किया। तो सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया गया सुशील चंद्रा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, वही डिसाइड करते हैं कि कितने ईसीज होने चाहिए, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। शुरुआती दौर में ये जो था एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सीईसी हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1989 के अंदर इसके अंदर तब्दीली लाया गया और इसके अंदर जो चेंज था उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि इसमें दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो भी होंगे और एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उतने दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे सीईसी के साथ जितने की प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्शन कमीशन को लेकर ही है। बेसिकली पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कहां पे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, किस किस एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। लोकसभा पहला है ऑप्शन, स्टेट असेंबलीज, देन वाइस प्रेसिडेंट हैं और म्यूनिसिपैलिटीज है। सो दिस इज वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। बताइए। चलिए, अगर आपको याद हो 1-2 दिन पहले मैंने आपसे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा था कि आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं तो आप असेंबली के अंदर इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो वहां पे इंटरव्यू का वो क्वेश्चन पूछा था और आंसर यही था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम होता नहीं है स्टेट असेंबली में इलेक्शन कराना, क्योंकि ये काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराने होते हैं उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो कई बार इंटरव्यू में इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं कि आपको एक रोल दे दिया जाता है कि दिस इज द रोल यू हैव टू प्ले। आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप डीसी हैं, आप डीएम हैं, तो बताइए ये काम कैसे करेंगे। और हो सकता है वो काम आपके दायरे में आता भी हो या ना आता हो। ठीक है, यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, लोकसभा हो, स्टेट असेंबली हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, ये सभी काम जो है किसके द्वारा कराए जाते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के काम
और या फिर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत के अंदर इलेक्शन कराने हैं, दैट इज द जॉब ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो काम करवाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले 3 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्पुतनिक 5 को लेकर है, पूछा गया इजी क्वेश्चन है। मैं सोचा स्पुतनिक 5 किसके द्वारा डेवलप किया गया है। इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम के अंदर, जो काफी इजी होंगे, जिसको आप स्ट्रेट अवे आंसर कर पाएंगे। इंडिया के द्वारा बनाया गया है, रशिया, यूएस, चाइना, और अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि स्पुतनिक 5 है क्या, आके बताइए। चलिए देखिए, रशिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो अभी न्यूज में थी, क्योंकि अभी इसे इंडिया के अंदर ऐसे कहा जा रहा है, रेकमेंड किया जा रहा है फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था, एक SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, इनकी एक बैठक हुई थी, इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कोविड-19 की जो रशिया की मेडिसिन है, जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको रेकमेंड किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए। पहले ऑलरेडी 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिनको कि इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। लेकिन उन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, काफी ईजी है, अभी तो हर जगह आपको उनका नाम देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी देखिए, क्योंकि SEC ने तो इसको अप्रूवल दे दिया, अब DCGI दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बारी है। अगर DCGI स्पुतनिक 5 को 3rd वैक्सीन के तौर पे, जिसको इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया के अंदर यूज किया जा सकता है, अप्रूवल दे देता है, तो यहां पर फिर आगे जाके इसको भी आप मार्केट के अंदर देखेंगे, जब वैक्सीनेशन हो रहा होगा तो स्पुतनिक 5 का भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 2 वैक्सीन हैं जिसका यूज किया जाता है, दोनों के नाम काफी फेमस हैं और दोनों हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। एक भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। नाम काफी ईजी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर जो आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके द्वारा अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, DCGI के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, तो ये तीसरी अपने आप में वैक्सीन बन जाएगी इंडिया के अंदर, जिसका इमरजेंसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा, बी, रशिया की ये मेडिसिन है, रशिया का वैक्सीन है, जिसको इंडिया में इमरजेंसी पर्पस के लिए लाया जा सकता है। चलिए, सो प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज 2021 के लिए देखिए जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 2 ही सीरीज इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सीरीज में उनको एनरोल कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी कराया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्लीज कंप्लीट करिएगा। इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है एक तो मॉक टेस्ट देना। अगर मॉक टेस्ट की सीरीज एनरोल नहीं कराइए तो प्लीज मॉक टेस्ट में एनरोल करा के टेस्ट को देना शुरू करिए। सिर्फ एनरोलमेंट काफी नहीं है कराना, आपको उसमें जो टेस्ट है वो देने भी पड़ेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग को देखना भी पड़ेगा और एनालिसिस जरूर करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ 50 डेज रिवीजन सीरीज में आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आप फास्ट ट्रैक वे में स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 टेक्निकल क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से पूछा गया, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में मेंशन किया हुआ था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बनता था। वर्ड इंपीचमेंट आपने लक्ष्मीकांत की बुक में काफी जगह पढ़ा होगा, तो वर्ड इंपीचमेंट किसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है? जब हम राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं तो क्या शब्द इंपीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट अबाउट जजेस, CAG, CEC, बताइए, क्योंकि देखिए बहुत बार ये कंफ्यूज करेगी चीज आपको, इंपीचमेंट एंड रिमूवल। कुछ जगह पे हम इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह पे रिमूवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में चीज पूछी जाएगी तो वो इसी तरीके से पूछी जाएगी कि बताइए किसका इंपीचमेंट किया जाता है, किसका रिमूवल किया जाता है, और वहां पर फिर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को आज ही दूर कर देते हैं, सोचिए इसके बारे में। चलिए देखिए, इंपीचमेंट हो, रिमूवल हो, बहुत जगह पे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो इन शब्दों को कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस। वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे या एक्चुअल आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहां पे इंपीचमेंट शब्द जो है ये सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए यूज किया गया है। जजेस की बात करें, CAG की बात करें, CEC की बात करें, उनको रिमूव करने के लिए इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सेम ही है। द टर्म इंपीचमेंट इज ओनली यूज फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट, इसका इस्तेमाल रिमूवल के लिए ही किया जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो वहां पर इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हैं? क्योंकि मैं आपको पूरा ये सब चीजें जो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की MCQ सीरीज है वहां पे वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बताइए कितनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए? तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए 2/3 दैट इज स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेज विच इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है
डीजोर तरीके से देखा जाए तो काफी पावरफुल पोजीशन है। जजेस सीएजी सीईसी को उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ही इज द फर्स्ट और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए और अलग की वजह से उनके रिमूवल के लिए जो शब्द है वो भी हमने अलग ही यूज किया है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए जो शब्द है रिमूवल के लिए वो भी हम एक यूनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए होता है 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दिस इज द इन्फोग्राफिक जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है। ये अपने नोट्स में आप रख लीजिएगा जरूर। इसके अंदर जो सारी बातें हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज हो या फिर अदरवाइज करंट अफेयर्स के अंदर, तो कोई नई बात नहीं दी है, लेकिन मैंने ये इस चीज के लिए इसको ऐड इस वजह से किया है ताकि आप अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है डूम्सडे ग्लेशियर को लेकर। इसकी लोकेशन पूछिए, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं डूम्सडे ग्लेशियर कहां पे लोकेट करता है? आर्कटिक के अंदर है, ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिक में है या अलास्का में है? बताइए। चलिए देखिए, अभी हुआ क्या है, स्वीडन यूनिवर्सिटी गोथनबर्ग के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेटा निकाला है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था THWAITS, थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है इसके ये बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो वार्मिंग है वो काफी जल्दी जल्दी हो रही है। इसका डेटा भी निकाला गया था और देखा गया था कि जो इसके नीचे पानी फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग जो है वो थ्वाइट्स ग्लेशियर के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब थ्वाइट्स ग्लेशियर कल हमने डिस्कस किया था, कहां पर था बताइए, याद है आपको? इससे ये भी पता चलेगा कि जो चीजें आपको मैं डेली बेसिस पे पढ़ा रहा हूं आप उसे रिटेन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो आपको रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट रिवीजन एंड रिकॉलिंग। पढ़ने के बाद चीज को रिकॉल ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, ठीक है। तो याद करिए, कल मैंने आपको थ्वाइट्स ग्लेशियर मैप के ऊपर भी दिखाया था, अंटार्कटिका में लोकेट करता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है। तो ये फैक्ट बताना आपको बहुत जरूरी था, अदरवाइज अगर एग्जाम में डूम्सडे ग्लेशियर आ जाता, थ्वाइट्स नहीं लिखा हुआ आता तो आप आंसर नहीं कर पाते। लेकिन अभी आपको पता है थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करता है, इसकी मेल्टिंग की वजह से इसके ऊपर रिसर्च करी गई और थ्वाइट्स ग्लेशियर को ही डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है दे हैव फाउंड द सप्लाई ऑफ वार्म वाटर टू द ग्लेशियर इज लार्जर देन द प्रीवियसली। तो जितना पहले सोचा गया था कि जो ग्लेशियर है इसके नीचे जो गर्म पानी जा रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार मैप के ऊपर दोबारा दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा करके। यहाँ पे इन्फोग्राफिक को सेव कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। सो दिस इज द लोकेशन जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी और आसपास की चीजें भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि बेसिकली पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। और आपको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं आपके पास गुड आंसर भी हैं, फाइन आंसर भी हैं, बेटर आंसर भी हैं, लेकिन बेस्ट आंसर भी है और आपको बेस्ट चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज दी है, टेबल टॉप एक्सरसाइज दी है, संवेदना एक्सरसाइज है, कोरपेट एक्सरसाइज दी है। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हम ये अबव एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। ये कोई बायलेटरल जरूरी नहीं है कि बायलेटरल एक्सरसाइज है इसके अंदर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी है, लेकिन आपको बेस्ट आंसर को चूज करना है, करिए। चलिए तो यहां पे चलिए अब मैं आपको हिंट देता हूं, इसी कंट्री के साथ हम संप्रीति एक्सरसाइज भी करते हैं। अब संप्रीति है तो डेफिनेटली यूएस और रशिया के साथ जो एक्सरसाइज करी जाती है उन्हीं के तरीके के नाम रखे जाते हैं। चाइना भी यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर हमारा ऐसी। संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं हम, आर्मी लेवल की एक्सरसाइज है, इंडिया बांग्लादेश। टेबल टॉप एक्सरसाइज में भी इंडिया बांग्लादेश दोनों होते हैं, ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। देन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज है। संवेदना एक्सरसाइज जो है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है और यूएई भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संवेदना के बारे में कि संवेदना एक मल्टीलेटरल आपकी एयर एक्सरसाइज है जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा आंसर फिलहाल यहां पे सी जो आंसर है वो बेस्ट आंसर है। चलते हैं एक्सरसाइज से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे, वेरियस स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स देके पूछ रहा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन हैज आल्सो डिक्लेयर्ड 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया है, हो सकता है। सेकेंड, यूएन सस्टेनेबल गोल नंबर 3 जो है आपका एसडीजी नंबर 3 जो है वो ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एम्फोसाइज करता है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो रिसेंटली जो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, हेल्थ हमारा जो कंसर्न है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था।
इसके कंसर्निंग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एसोसिएट करता है। तो न्यूज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि 9th और 10th क्वेश्चन को लेकर एक ही न्यूज़ दे रखी थी और अलग अलग फैक्ट्स थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, इसी वजह से 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2021 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। नाउ यहाँ पे आहार क्रांति को लेकर भी बात करी गई थी, बट क्योंकि हमारा 10वां क्वेश्चन आहार क्रांति से रिलेट करता है तो अभी आपको उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। बेसिकली बैलेंस डाइट लेने की बात करी गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं और इवन हमारी जो इम्यूनिटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो वेरियस वायरसेस है हमारी बॉडी में इजीली एंटर कर जाते हैं, वो हमारी डाइट के अंदर जो एक आप कह सकते हैं खराबी आई है उसी की वजह से। तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के तौर पे डेजिग्नेट किया है, बिल्कुल ठीक है। यूएन सस्टेनेबल गोल नंबर 3 की बात करें तो वो बिल्कुल सही है, ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एम्फोसाइज करता है। इट एंश्योर्स हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल द एजेस, सभी तरीके के सभी एज के जो लोग हैं उन सब के लिए हेल्दी लाइफ्स के लिए बात करी जाती है। और यहाँ पे आहार क्रांति जो कि लॉन्च किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इसी गोल को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ये इन्फोग्राफिक है ये तो आपके नोट्स में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको रटी हुई ये चीज होनी चाहिए कि गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, और हमने गोल नंबर 3 की यहाँ पे बात करी थी जो कि यहाँ पे हेल्थ और वेलबींग को लेकर है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मेंस के अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप गोल नंबर 3 लिख सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर आएगा तो गोल नंबर 4 लिख सकते हैं। हंगर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो गोल नंबर 2 लिख सकते हैं। पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो गोल नंबर 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी 25 क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करते हुए होंगे और उसमें एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम के अंदर कि इसके क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ 4 पॉइंट लिख पाया, अब मुझे और नहीं लिखा जा रहा है, आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर 1 पॉइंट बाकी के स्टूडेंट से, बाकी के एस्पिरेंट्स जो उस रूम में बैठे होंगे उनसे ज्यादा होगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दिलाने में हर क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा, विच विल टोटल टू 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अच्छे से रट के जाइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपसे कहा था आहार क्रांति को लेकर है, तो पूछा गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर कहीं किस मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चर के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नन ऑफ द अबव, बताएं। चलिए, तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है, उन्होंने एक नया मिशन जिसका नाम है आहार क्रांति, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री बता सकते हैं, 20 द करेक्ट आंसर। लेकिन मोर स्पेसिफिकली बात करें तो विभा क्या है? विज्ञान भारती प्लस GIST, जिस्ट क्या? ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम, उन्होंने टुगेदर इसको लॉन्च किया इस मिशन को, जिसका मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। क्या है मोटो? मोटो भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। अब जो लोग साइकोलॉजी के हैं उनको पता होगा कॉग्निशन क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। अदरवाइज भी अगर आप बताना चाहें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसका मतलब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस मिशन का एम है कि हमें मैसेज को स्प्रेड करना है कि न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट जो है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसी वजह से जो 2021 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के तौर पर भी डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि सभी लोगों को लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सेस जो है वो होना चाहिए, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सके, एक बैलेंस और न्यूट्रिशनल डाइट उनको मिल सके। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम चलते हैं रिवीजन के ऊपर बिफोर वी मूव टू प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन। यहाँ पे जो रिवीजन रहेगी, एक्टिव रिवीजन रहेगी, सो बी रेडी फॉर दिस। यहाँ पे आप ही लोगों को आंसर करनी है जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी है। तो 10 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसके कंसर्निंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप कमेंट सेक्शन में उसको लेकर तो आंसर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में दूसरी चीजों को लेकर भी आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, कि इस एग्जाम के अंदर आप कितना ज्यादा रिकॉल कर पाते हैं, दैट विल डिसाइड कि आप इस एग्जाम को पास करेंगे या नहीं। और पास करेंगे तो आपकी रैंक क्या आएगी, आप कितना ज्यादा स्कोर करेंगे। क्योंकि अगर एक जगह पे एक व्यक्ति है जो इस क्वेश्चन को, जिसने किया है शुरू से इस वीडियो को देखा है और वो इसको देखकर सिर्फ एक फैक्ट को रिकॉल कर पाता है, ऑन द कॉन्ट्री देयर इज अनदर पर्सन जो 5 फैक्ट को रिकॉल कर पाता है और वो धीरे धीरे अपनी इस रिकॉल या रिवीजन करने की एबिलिटी को बढ़ाता जाता है। तो एग्जाम में, मेंस के एग्जाम लिखते हुए इस इंडिविजुअल, इस एस्पिरेंट के हाथ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो चुका होगा, बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो चुके होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अभी
अभी सिर्फ एक ही को रिकॉल कर पा रहा है और अपनी इस एबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आप एक रिकॉल कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी इस एबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आज से 1 महीने के बाद अगर आप एक की जगह 3 फैक्ट को रिकॉल कर पाते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं ये है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और मेंस के अंदर आपको हराने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। तो द एग्जाम इज ऑल अबाउट कि कितनी चीजों को आप रिटेन कर पाते हैं और फिर उसे रिकॉल कर पाते हैं। रिटेंशन इज द फर्स्ट पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। रिटेंशन इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इसी वजह से जो लोग कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम को पास नहीं कर पाते उसका रीजन यही है कि वो रिकॉल अच्छे से नहीं कर पाते। चीजें तो उन्होंने बहुत सारी डाल दी अपने दिमाग के अंदर, लेकिन जब एग्जाम के अंदर उन चीजों को रिकॉल करने की बारी आई तो वो रिकॉल नहीं कर पाए। तो उतनी ज्यादा चीजें अपने दिमाग में डालने का मतलब ही क्या हुआ? ऑन द कॉन्ट्री देयर वाज अनदर इंडिविजुअल जिसने अपने दिमाग में 10 चीजों को डाला और वो 10 के 10 को रिकॉल कर पा रहा है। वो बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू समबडी जिसने अपने दिमाग में 100 चीजों को डाला लेकिन रिकॉल सिर्फ वो एक ही कर पा रहा है। तो यहां पे कोशिश करें, आपकी रिटेंशन जो है वो तो ज्यादा होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपका रिकॉल भी अच्छा होना चाहिए। तभी मैं बार बार इस चीज को लेकर एम्फोसिस देता हूं आपको रिवीजन के टाइम पे कि प्लीज रिकॉल करें। यू विल थैंक मी वंस यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन कि ये पर्टिकुलर चीज कितनी ज्यादा इसने आपको हेल्प किया। मैं खुद भी अगर मुझे शुरू से पता होता कि रिकॉल करना कितना ज्यादा जरूरी होता है तो शायद एक अटेम्प्ट मुझे कम लगता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं कि रिकॉल रिवीजन पे ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी से मुझे बताएं अब येस और नो के अंदर कि क्या हमने ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन थी 1951 की यूएन कन्वेंशन, इसको साइन किया है या नहीं। जो डेफिनेशन है रिफ्यूजी की मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इट्स अ पर्सन जो कि अपनी कंट्री से बाहर रह रहे हैं और अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते हैं या फिर जाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे परसिक्यूशन हो सकता है। और यहां पे बात करी जाए तो यस, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे कजाकिस्तान के मैप के बारे में पूछा था, तो जल्दी से बताएं क्या रशिया का बॉर्डर कजाकिस्तान को टच करता है? यस और नो। डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्री के, इंडिया और कजाकिस्तान के, उनकी एक मीटिंग हुई थी। और यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज और भी पूछी है, वो है कि एक्सरसाइज के नाम मुझे बताइएगा। एक एक्सरसाइज का नाम कैजेंट जो है वो मैंने आपको बताया, कजाकिस्तान का काज, इंडिया का इंड, कैजेंट। ठीक है, चारों कंट्रीज जो हैं उनका बॉर्डर टच करता है। कजाकिस्तान को मैप भी एक बार देख लीजिए किस तरीके से दिखता है, इट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई होप मैप आप अच्छे से कर रहे होंगे, 5 से 10 मिनट रोज में आपको देना है, उसके बाद ही जो क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ईसीआई के बारे में जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जल्दी से मुझे बताएं कि नंबर ऑफ ईसीआईज जो हैं, इसके अंदर जो ईसीज होते हैं, एक तो आपके सीईसी हो गए और नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ये नंबर कौन डिसाइड करता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरुआती दौर में सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 के अंदर अमेंडमेंट करके इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीईसी होते हैं और नंबर ऑफ ईसीज होते हैं जितना कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली सुशील चंद्रा जो हैं उनको सीईसी बनाया गया है, जो पहले थे वहां पर कौन हुआ करते थे? पहले नाम बताएं, सुशील चंद्रा जी से पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था, तो ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा जी के बाद इन्होंने किनको रिप्लेस किया है वो ध्यान रखिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था ईसीआई किस किस के इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो लोकसभा से लेके स्टेट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। ईसीआई जो है वो लोकसभा, असेंबलीज और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट स्पुतनिक 5 किसकी वैक्सीन है? ये रशिया की वैक्सीन है और इसे अभी एक मीटिंग के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन जब तक डीसीजीआई दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल नहीं देता है तब तक बात नहीं बनेगी। और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो अपने आप में तीसरी वैक्सीन बन जाएगी जिसको इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन पहली जो 2 मेडिसिन हैं या वैक्सीन हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। चलिए, देन प्री-50 कोड को यूज कर लीजिएगा एंड बिलीव मी, मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करें। लगा रहे हैं अगर डेली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा काम करें, नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एनरोल करके बैठे हैं या फिर एनरोल ही नहीं किया तो सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट जो है इसको एनरोल करें, लेकिन एनरोल करना ही काफी नहीं है, डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि एक दिन मॉक टेस्ट दें, दूसरे दिन उसे एनालाइज करें, तीसरे दिन मॉक टेस्ट दें, चौथे दिन उसको एनालाइज करें। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दें और उसे एनालाइज करें सेम डे ही, फिर नेक्स्ट डे नया मॉक टेस्ट दें, नए उसको एनालाइज करें। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मन नहीं करेगा आपका, मेरा भी नहीं करता था जब मैं मॉक टेस्ट देता था। जब मार्क्स 115 आ जाते थे, इवन अगर कभी कम मार्क्स भी आते थे, 75 मार्क्स भी आते थे, तो भी एनालिसिस करने का मन नहीं करता था। तभी मैं कोशिश करने के लिए आपको कह रहा हूं कि आप सेम डे एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार अगले दिन मन नहीं करता है उसे एनालाइज करने का, लेकिन ये गलती मत करिएगा। अगर आपने किसी टेस्ट के अंदर 100 मार्क्स, 115 या 75 मार्क्स ले लिए, उसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि जो मार्क्स आपने लूज किए, मान लीजिए आपने 100 में से 125 मार्क्स आ गए, लेकिन जब तक वो
75 मार्क्स क्यों नहीं आए, जब तक आप इसको नहीं देखेंगे। और इवन ये 125 मार्क्स होंगे, इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने तुक्के में आंसर किए होंगे, या कहीं ना कहीं आपको 2 ऑप्शन में डाउट होगा, वो आपने यहाँ पे मार्क किया होगा। तो जब तक उसमें भी आपको सर्टेनिटी नहीं आएगी तो ये 125 मार्क्स लाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तभी मैं कहता हूं एनालिसिस करें, देखें कि कहां पे 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन था जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो क्यों हुआ। 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन था लेकिन वो आपका सही हुआ, लेकिन सर्टेनिटी तो आनी चाहिए ना। एग्जाम में हो सकता है इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, दोबारा से 2 ऑप्शन के बीच में आपको डाउट हो और तब आप उस क्वेश्चन को गलत कर दें, वो चीज नहीं करनी है। एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनालिसिस अपने मॉक टेस्ट का जरूर करें, मॉक टेस्ट को एनरोल जरूर करें और उसके बाद इसको लगाना जरूर शुरू करें। रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन की सीरीज में आप एनरोल करा सकते हैं और यहां पे 50 डेज में अपनी पूरी रिवीजन को, जिसमें अराउंड आपके 5000 एमसीक्यूज जो हैं इसके अंदर कवर हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, उसी को रिवाइज करते हैं। साथ ही साथ वीडियोस जो हैं काफी छोटे छोटे वीडियो इसमें आपको दिए गए हैं, ताकि वो 15 से 20 मिनट का जो वीडियो होता है, 10 मिनट का जो वीडियो होता है, उसमें आपके काफी सारी चीजें जो है वो रिकॉल हो जाए, वो रिवाइज हो जाए। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर जो रिविजन है वो आप इस 50 डेज रिविजन सीरीज के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट वीडियोस और एमसीक्यूज के थ्रू आपके 50 दिन के अंदर पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था वर्ड इंपीचमेंट। मैंने आपको कहा था किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डी जोर, डी फैक्टो तौर पे नहीं, डी जोर तौर पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द फर्स्ट सिटीजन है, उनके लिए इंपीचमेंट शब्द का यूज किया जाता है। इवन तो मतलब वो रिमूवल ही होता है, ठीक है। जजेस, सीएजी, सीईसी के केस में रिमूवल शब्द का यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट के केस में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक जो कि आप अपने नोट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले सेक्शन के अंदर सेव कर लीजिएगा। देन हमने नेक्स्ट डूम्सडे ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर को ही डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा है, इसी को लेकर न्यूज थी। कहां पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं, अंटार्कटिका के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा डिस्कशन हुआ था, नेक्स्ट रिकॉल करते हैं उसे, अलग अलग एक्सरसाइज को लेके। तो किसके साथ कर रहे थे सारी एक्सरसाइज, जल्दी से बताएं। टेबल टॉप कौन सी एक्सरसाइज थी, टेबल टॉप एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की। संप्रीति आर्मी एक्सरसाइज है, कॉर्पेट नेवी की एक्सरसाइज है। संवेदना जो है वो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई शामिल होते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर जो था वो बांग्लादेश था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा डिस्कशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन के 2021 ईयर को किस तौर पे डिक्लेयर किया गया है, ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 बताइए कौन सा है, एसडीजी नंबर 3। 1 से 17 गोल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। नंबर 3 किस चीज को लेकर है, जल्दी से बताएं। जैसे ही कोई पूछे नंबर 2 किस चीज को लेकर है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 15 किस चीज को लेकर है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 9 किस चीज को लेकर है, ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के एक एक्स्ट्रा मार्क्स अपने जो आपके कंपेटिटर हैं उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ले पाए। 1 मार्क हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, 20 से 25 मार्क्स पूरे पेपर में एक्स्ट्रा, और इसी तरीके से हर पेपर को मिलाएंगे तो आपके 150 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे बाकी सभी कैंडिडेट से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में आहार क्रांति के बारे में देखा था, तो मैंने आपको हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम बताया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्च किसके द्वारा किया गया, विभा एंड जिस्ट। ध्यान रखिएगा, गुड डाइट गुड कॉग्निशन इस बार का थीम था, और साथ ही साथ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूरा आहार क्रांति के अंदर बताया गया है। चलिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले। तो एक्टिव रिवीजन काफी अच्छे तरीके से हुई है। मुझे LTRO, लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। कल हमने ये 8 बजे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, एक लाइन में बताइएगा। देखिए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अगर इसका मतलब नहीं पता है तो वो इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बट प्लीज 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 अवॉइड मत करें। पता है तो एक लाइन लिख दीजिए, नहीं पता तो गूगल करें LTRO क्या है। न्यूज में था रिसेंटली ये RBI को लेकर, तो आपको पता चलेगा। जो चीज नहीं पता, जहां पे नॉलेज गैप है, वो नॉलेज गैप फिल करना काफी जरूरी है। मान लीजिए यहां पे आप अवॉइड कर देते हैं इसे, और यही चीज एग्जाम के अंदर आ जाती है, तो 2 नंबर तो आपके चले गए ना। तो वो चीज मत करिए। LTRO का मतलब समझिए, सोचिए, और इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए। मेंस के अंदर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देने वाला हूं, जो कि अपेडा और एम्पेडा को लेकर है। हाउ अपेडा एंड एम्पेडा कुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग आवर एक्सपोर्ट। एनालाइज करें अपेडा एम्पेडा, ये हमने एक्वाकल्चर को लेकर पढ़ा था अभी रिसेंटली, और अपेडा जो है ये तो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड को लेकर वैसे ही हम काफी बार पढ़ते हैं, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कैसे दोनों निर्यात को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कल जो टेक्स्ट बुक पे लेक्चर होने वाला है, वहां पे एक आपको मैं अपना जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका एक एग्जांपल दूंगा, उसी को लेकर ही मैंने आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पर। और इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपको बताना है कि मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, आप PIO है अपने ऑफिस के अंदर या फिर CPIO है,
ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। हाउ वुड यू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ आरटीआई? मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आरटीआई के लिए अलग अलग ऑफिसेस के अंदर अलग अलग पीआईओस को निर्धारित किया जाता है। व्हेन आई वाज इन द सर्विस, तो जो सीपीआईओ था, पीआईओ था, ये जॉब मुझे दिया गया था। तो जो आरटीआईज थी उनको मैनेज करना होता था, उनको डील करना होता था। तो यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो आरटीआई है, इसकी पेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो उसको कैसे आप रिड्यूस करेंगे? ठीक है, कल मुझे याद दिलाइएगा, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा कि कैसे जब आईसीज के साथ हियरिंग थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वो मैंने किस तरीके से मैनेज करी थी और इसके अंदर आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। मीनवाइल आप अपने जो इंटरव्यू और मेंस के आपके ग्रुप्स हैं वहां पर इसको आंसर करिएगा। ठीक है, दीज आर द ग्रुप्स जहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वेरियस कोर्सेज हैं इनको आप exam.netmock.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द गुड टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी आपके पास प्री 50 कोड भी अवेलेबल है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ दिस इज द हाई टाइम कि आप 2022 के लिए तैयारी करना शुरू करें और अब डिले बिल्कुल भी ना करें। 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, 2023 में भी आप एनरोल करा सकते हैं, लेकिन तैयारी करना अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा इसे, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उसे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू वंस अगेन। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कितना आपने टारगेट सेट किया था और कितना आपने एक्चुअल में अचीव किया है। जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसके अंदर मिल जाएगी रात को 10 बजे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।